वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय के लगभग 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसे हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है इनमें से? तो बंद अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्म और सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। जो फॉरेन सेक्टर होता है, एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी या बाह्य क्षेत्र को बंद अर्थव्यवस्था में हम सम्मिलित नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है सेकंड, निम्न में से कारक आय नहीं है, फैक्टर इनकम। ठीक है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे लैंड हो गया, भूमि हो गया, उसको क्या मिलता है? लगान मिलेगा। जो लेबर है उसको क्या मिलेगा? श्रम को मजदूरी या वेजेस मिलेगी। जो एंटरप्रेन्योर है, साहसी, उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनमें से फैक्टर इनकम कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हम किसको सम्मिलित करते हैं? जब हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें हम उपभोक्ता और जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है और बिजनेस फर्म है, उसको हम सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू और जो व्यावसायिक फर्में होती हैं उसको सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वास्तविक प्रवाह में एक तरह से क्या होता है? जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका प्रवाह होता है, उत्पादन के साधनों का प्रवाह होता है। इसलिए जो रियल फ्लो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक प्रवाह कह सकते हैं, फिजिकल फ्लो कह सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से उपभोग क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के द्वारा। और इन वस्तु एवं सेवाओं का जो उपभोग करता है वो कौन करता है? घरेलू क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, वास्तविक प्रवाह दर्शाता है साधन सेवाओं का प्रवाह। ठीक है, जो फ्लो होता है वो क्या दर्शाता है? एक तरह से साधन सेवाओं का जो प्रवाह होता है, साधनों के मालिक कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर होता है, घरेलू क्षेत्र। तो हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र से जो व्यावसायिक फर्मों की तरफ साधनों का प्रवाह होता है, तो वास्तविक प्रवाह एक तरह से क्या होगा? हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस फर्म की तरह। ठीक है, घरेलू से फर्म क्षेत्र की ओर होता है वास्तविक प्रवाह। अगला देखिए, निम्न में से बाजार कीमत एवं साधन लागत में अंतर का प्रमुख कारण, जैसे हम जीडीपी जीएनपी निकालते हैं तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, बाजार कीमत और साधन लागत में जो अंतर होता है वो किस कारण से होता है? अप्रत्यक्ष कर और अनुदान, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इन दोनों कारण से हो सकता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी। अगला देखिए, यदि साधन लागत बाजार कीमत से अधिक है तो इसका अर्थ है जीडीपी जीएनपी, जैसे माना कि हमने जीडीपी निकाला है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो ज्यादा है जीडीपी मार्केट प्राइस से। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि साधन लागत बाजार कीमत से अधिक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, जो मार्केट प्राइस होती है उसमें हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं और अनुदान को घटाते हैं। यदि अप्रत्यक्ष कर कम है और अनुदान की राशि ज्यादा है तो इसी कंडीशन में क्या होगा? साधन लागत ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स वे होती है जो या तो में प्रयोग की जाती हैं या फिर, तो यहां पे देखिए अंतिम वस्तुओं का प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है तो उपभोग के लिए हो सकती हैं, या उत्पादकों के द्वारा अगर किया जाएगा उसको हम कहते हैं निवेश। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड,
NFIA जो हैं वो किसके बराबर होती हैं? विदेशों से जो साधन आय हमको प्राप्त हुई हैं और विदेशों को हमने साधन आय का जो भुगतान किया है, दोनों का अंतर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है। ठीक है, मूल्यह्रास क्या होता है? किसी उत्पादक के पास में जो स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं उसमें टूट फूट से जो उसको लॉस होता है, हानि होती है। ऑप्शन बी को हम एक तरह से डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, मूल्यह्रास कहेंगे। अगला है, बाजार कीमत एवं साधन लागत बराबर होती हैं। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर कब होंगे? तो देखिए, अभी हमने देखा था कि जो मार्केट प्राइस होती है, फैक्टर कॉस्ट, उसमें जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है? अंतर अप्रत्यक्ष कर और अनुदान का, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। और जब ये दोनों नहीं होंगे तो इसी कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर एवं अनुदान दोनों अगर नहीं है तो क्या होगा? बाजार कीमत जो है वो साधन लागत के बराबर होगी। अगला देखिए, निम्न में से हस्तांतरण आय का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? हस्तांतरण क्या होती है? उत्पादन क्रियाओं में बिना योगदान के जो भी पैसा किसी को अगर मिलता है, जैसे कि एक व्यक्ति अगर बेरोजगार है और सरकार के द्वारा उसको बेरोजगारी भत्ता अगर दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बोनस अलाउंस, तो इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम कहेंगे। ठीक है, बाकी बोनस हो गया जैसे आपका, या जो नियोक्ता द्वारा जो क्षतिपूर्ति की जाती है, ये ट्रांसफर इनकम नहीं होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरोजगारी जो भत्ता है उसको हम हस्तांतरण आय में सम्मिलित करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? जो उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे सेकंड हैंड कार डीलर द्वारा कार की बिक्री, ठीक है, ये भी हम मध्यवर्ती वस्तु में लेंगे। फ्लाईओवर बनाने के लिए सीमेंट एवं स्टील का प्रयोग, किसान द्वारा उर्वरकों का प्रयोग, ये सारे एक तरह से क्या है? मध्यवर्ती वस्तु के उदाहरण होंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा समग्र एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम? ठीक है, राष्ट्रीय आय जो होती है वो हमारी क्या होती है? NNP फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, NNP फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। अगला देखिए, यदि विदेशों से प्राप्त आय विदेशों को भुगतान की गई आय के बराबर हो तो इसका मतलब क्या हो गया? जो NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितनी है? 0 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय आय घरेलू आय के बराबर होगी, बिल्कुल सही है। फिर NDP फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर दें, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा GDP फैक्टर कॉस्ट, और जो GNP फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि NFIA कितना है? 0। फिर NDP फैक्टर कॉस्ट में अगर हम डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को प्लस कर दें तो ये हमारा आ जाएगा आपका GDP फैक्टर कॉस्ट, और GDP फैक्टर कॉस्ट जो है वो GNP मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, GDP फैक्टर कॉस्ट GNP फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा क्योंकि NFI कितना है? 0, लेकिन वो GNP मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होगा। तो ये कथन हमारा गलत है। अगला है, निगम कर किसका भाग नहीं है? ठीक है, निगम कर जो है वो इनमें से पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय जो होती है उसका भाग नहीं होगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो एक राष्ट्र के द्वारा खर्च करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तो एक राष्ट्र क्या कर सकता है? अपनी जो नेशनल इनकम है उसको वो खर्च कर सकता है, प्लस उसके पास में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको प्लस कर सकता है, और फिर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, विदेशों से जो चालू हस्तांतरण भुगतान प्राप्त हुए हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय में से यदि अनुदान को जोड़ा जाए, ठीक है, राष्ट्रीय आय आपकी होती है NNP
मार्केट प्राइस में अनुदान को जोड़ दें हम, ठीक है, सब्सिडी को हमने जोड़ दिया और माइनस कर दिया हमने अप्रत्यक्ष कर को, इनडायरेक्ट टैक्स को, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है, एनएनपी मार्केट प्राइस में से यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को प्लस कर दें, ये किसके बराबर हो जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो है वो बराबर कब होगी, जब अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था, देशों से कोई लेन देन नहीं होता है, फॉरेन या एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें नहीं होगा, तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होनी चाहिए। अगला देखिए, घरेलू साधन आय को कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय को कहते हैं हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और घरेलू साधन आय को हम कहेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय का घटक है। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धावस्था पेंशन को सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है, बेरोजगारी भत्ता भी ट्रांसफर पेमेंट है, हस्तांतरण भुगतान इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट लाभ जो है उसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे, स्कॉलरशिप भी ट्रांसफर पेमेंट है, हस्तांतरण भुगतान है, सम्मिलित नहीं की जाएगी। अगला है, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय आय से कम होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय आपकी होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए, एनएनपी और एनडीपीएफसी दोनों में डिफरेंस किसका होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का, और जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय धनात्मक होगी तो इसी कंडीशन में क्या होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ते हैं, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय अगर धनात्मक है तो फिर क्या होगा, राष्ट्रीय आय ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमको ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर होती है नेशनल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, नेशनल इनकम इनमें से किसके बराबर हो जाएगी, जो डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू आय है, और विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय है उसके जोड़ के बराबर हो जाएगी। अगला देखिए, वह शुद्ध राशि जो घरेलू क्षेत्र के लिए उपभोग तथा बचत के लिए उपलब्ध होती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, लोगों के द्वारा जो राशि खर्च करने योग्य होती हैं, चाहे तो वो सारा उपभोग के ऊपर खर्च कर दें या वो चाहे तो वो बचा भी सकते हैं, सी प्लस एस के ये बराबर होती हैं, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक होता है, जीएनपी जो है वो एनएनपी से ज्यादा कब होगा, ठीक है, तो देखिए जीएनपी का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, मूल्यह्रास को भी सम्मिलित करते हैं, तो इसका मतलब मूल्यह्रास, और यहाँ पे नेट है जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं है, डेप्रिसिएशन, तो मूल्यह्रास क्या होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश में अंतर इतना अधिक होगा। अगला देखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस 1000 रुपीज है और सब्सिडी है 50 रुपीज, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो जीडीपी मार्केट प्राइस है उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करें और प्लस कर दें सब्सिडी, तो यहाँ पे हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसलिए जीडीपी एमपी 1000 में हम क्या करेंगे, सब्सिडी को प्लस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1050, ऑप्शन ए। अगला देखिए, आय विधि को कहा जाता है, इनकम मेथड को हम क्या कह सकते हैं इनमें से, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, वितरण अंश विधि। अगला है, निम्नलिखित में से अवितरित लाभ का पर्यायवाची, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, जो
लोगों में या शेयरधारकों में वितरित नहीं किया जाता है। और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनकी सेविंग्स हम कह सकते हैं। ठीक है, निजी निगमों की बचतें कहा जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। लॉटरी से आय हस्तांतरण भुगतान है, ठीक है, ये कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं कर रही हैं। डेयरी शॉप द्वारा दूध की खरीद की जा रही है, इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वितरित लाभ क्या होता है? जो किसी कंपनी के द्वारा अपने शेयर धारकों में वितरित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। लाभांश जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगला है निम्न में से कौन सी आय घरेलू आय में सम्मिलित की जाएगी? ठीक है, विदेशों से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं करेंगे, आकस्मिक लाभ को सम्मिलित नहीं किया जाता है, सेवानिवृत्ति पर पेंशन, ठीक है, जो रिटायरमेंट पर पेंशन होती है उसको हम घरेलू आय में सम्मिलित करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, लेकिन पेंशन ऑन रिटायरमेंट को घरेलू आय में सम्मिलित किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय आय मापने की व्यय विधि निम्न में से फोकस करती है। व्यय विधि मतलब व्यय से संबंधित होगी, तो फेस ऑफ इनकम डिस्पोजेबल, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है अतः भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं की जाती है? तो इनमें से अगर हम देखें तो जो हाउस वाइफ है उसका जो वर्क होता है, गृहिणी द्वारा जो घरेलू कार्य किया जा रहा है वो आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि उसके बदले में किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाता है, और इसी वजह से इसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बाकी सारे जो ऑप्शन है उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। फिर है पुरानी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर ब्रोकर के कमीशन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, देखिए पुरानी वस्तुओं की बिक्री या खरीद से जो आय प्राप्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको बेचा जाता है तो ब्रोकर का अगर किसी प्रकार का कोई कमीशन होता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ब्रोकर ने क्या किया है? अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर एक क्वेश्चन ये आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बंद अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा?